चलिए तो थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। राइट, तो सबसे पहला टर्म आ जाता है रिएक्शन एंथैल्पी का। तो कोई भी रिएक्शन जब होगा, राइट, कंडीशन इज एंथैल्पी मेजर कर रहे हो, प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, रिएक्शन शुड टेक प्लेस इन ओपन वेसल, देन ओनली यू विल गेट द एंथैल्पी वैल्यूज। ओके, चलिए। सो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन में या तो हीट एब्जॉर्ब होगा या तो हीट इवॉल्व होगा। राइट, तो केमिकल रिएक्शन होते वक्त जो भी एंथैल्पी का चेंज हो रहा है उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ले, ये क्या बात है? एंथैल्पी चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन is called enthalpy of reaction, and this enthalpy of reaction can be measured by total enthalpy of product minus total enthalpy of reactant। सारे प्रोडक्ट के एंथैल्पी में से सारे रिएक्टेंट के एंथैल्पी को माइनस कर दो, जो बचेगा दैट इज द रिएक्शन एंथैल्पी। अगर ये एंथैल्पी पॉजिटिव आ रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर ये एंथैल्पी नेगेटिव आ रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अंडरस्टूड? तो बेटा मेरा सबसे पहला डेफिनेशन है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन और उसका सिंबल है डेल्टा एच आर। चलिए शुरू करते हैं एंथैल्पी के अलग अलग फॉर्म्स को। तो बेटा पहला है आपका डेल्टा एच फॉर एंथैल्पी, यहां पे आएगा आर, आर फॉर रिएक्शन। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? रिएक्शन एंथैल्पी। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन एंथैल्पी। सो दैट इज enthalpy change take place during chemical reaction, okay, chalo, this can also be written as enthalpy change of reaction is equal to total enthalpy of products, total enthalpy of products minus total enthalpy of reactants। ठीक है, we can write it symbolically as summation of total enthalpy of reagents। अब मैं HR ऑलरेडी यूज कर लिया है, total enthalpy of reactants minus summation of total enthalpy of products। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं so that things become very clear to you। हाँ तो वही लिखना है ना, उल्टा लिखा मैंने, क्या बात करते हो, सीधा कर दे। चलो, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया सीधा, टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल बनाते बेटा। ओके, लेट अस से वी हैव द रिएक्शन ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, CH4 plus 2O2 will gives you CO2 plus 2H2O। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होगा बेटा? तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी होगा डेल्टा एच आर इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है? CO2, कितनी बार है? एक बार, तो डेल्टा एच ऑफ CO2, और कौन है प्रोडक्ट में? वाटर, कितनी बार है? दो बार, सो 2 टाइम्स आएगा डेल्टा एच ऑफ वाटर। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, उसमें से क्या माइनस करेंगे? एंथैल्पी ऑफ, सॉरी ये हो गया एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, उसमें से क्या माइनस करेंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। कौन है रिएक्टेंट में? मीथेन, कितनी बार है? एक बार, तो एक बार क्या ले लेंगे? एंथैल्पी ऑफ मीथेन। और क्या है? ऑक्सीजन, कितनी बार है? दो बार, तो दो बार यहां पे क्या ले लेंगे? एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। अरे डिब्बे सारे वैल्यू आपको दिए होते हैं, सारे वैल्यू डाल देना, यू विल गेट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अंडरस्टूड? राइट, अगर आपका डेल्टा एच का वैल्यू बेटा आ गया पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन कैसा होगा? एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा एच का वैल्यू आ गया नेगेटिव तो रिएक्शन कैसा होगा बेटा? एक्सोथर्मिक। अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका पहला एंथैल्पी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब बेटा इसी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में ऊपर हम एक छोटा सा डॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? छोटा सा डॉट। क्या है वो डॉट? डॉट इंडिकेट डेल्टा एच आर डॉट। डॉट का मतलब है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब है डॉट का? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? तो बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब है
enthalpy change take place during the reaction when all the reagent and product should be in the standard state. सारे reagent और सारे product अपने अपने standard state में होने चाहिए. Standard state का मतलब पानी का standard state क्या है? Liquid. कार्बन का standard state क्या होता है? ग्रेफाइट. ऑक्सीजन का standard state क्या है? गैस. तो अगर सारे रिएजेंट और सारे प्रोडक्ट अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है तो एंथैल्पी चेंज को क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. सो वी राइट हियर, डेफिनेशन लिखेंगे इसका भी. ये हो गया आपका सेकंड एंथैल्पी. इसको डेफिनेशन लिखेंगे. चलो, एक कलर चेंज नहीं हुआ. ओके, सो इट इज चेंज इन एंथैल्पी, change in enthalpy when all the reactants and products are in standard state. सारे रिएजेंट और सारे प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए. व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट? स्टैंडर्ड स्टेट इज द स्टेट एट 1 bar प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर. 298 होगा, लेट्स चेक. 298 केल्विन टेम्परेचर, राइट? 298 है. ओके, एट 298 केल्विन टेम्परेचर. कुछ एग्जांपल लिखते हैं सिंपल से. अगर बेटा ऑक्सीजन है, बोलो ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? O2 गैस, राइट? अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का भी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है बेटा? H2 गैस. समझ रहे हो बात को आप? राइट? अगर वाटर है बेटा तो वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? H2O लिक्विड. अगर इथेनॉल है, इथेनॉल का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? लिक्विड, राइट? अगर कार्बन है, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है बेटा ग्रेफाइट. कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप होते हैं, उसका स्टैंडर्ड स्टेट क्या है बेटा? ग्रेफाइट है. ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट. इट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द कार्बन, राइट? ओके, सिमिलरली अगर सल्फर है तो सल्फर का स्टैंडर्ड स्टेट होता है बेटा रोम्बिक सल्फर. क्या होता है? रोम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फर इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द सल्फर, राइट? तो सारे रिएजेंट एंड सारे प्रोडक्ट अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए. अब मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल बताता हूं, राइट? सपोज मैं कंबशन ऑफ मीथेन का एग्जांपल लिख रहा हूं. And if I write like this, CH4 gas plus 2O2 gas gives me CO2 gas plus 2H2O gas. बोलो यहां पे जो एंथैल्पी चेंज होगा क्या वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है? यहां पे जो एंथैल्पी चेंज होगा क्या वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है? व्हाट डू यू से? क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर का किस स्टेट में? गैस में है. गैस उसका स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, मतलब यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड नहीं है. क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक खतरा दिखा H2O गैस के फॉर्म में, मतलब इसमें जो भी एंथैल्पी चेंज है दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज. अंडरस्टूड? अगर यहाँ पे आप लिक्विड कर दो देन इट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज. अंडरस्टूड? क्लियर है? तो ये दूसरा हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज में और कुछ भी नहीं है, सारे रिएजेंट और सारे प्रोडक्ट अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए. स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है? द स्टेट एट 1 bar प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर. यहां पे कुछ एग्जांपल आपने लिखे हुए हैं स्टैंडर्ड स्टेट के. इज दैट क्लियर? चलो इसके बाद नेक्स्ट कौन सा एंथैल्पी आ रहा है बेटा? वाओ, एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन. एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन. ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है. चलो ला जाए. नेक्स्ट टॉपिक इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन. एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन. तो बेटा फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जनरली 3 तरह के रिएक्शन आते हैं. एक आता है मेल्टिंग या फ्यूजन कह लो. सॉलिड व्हेन टर्न्स टू लिक्विड. तो सॉलिड क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा. क्या कहते हैं उसे? फ्यूजन. वहां जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन.
लिक्विड जब गैस बनेगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, राइट। और जब सॉलिड डायरेक्टली गैस बना तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो तीन तरह के एंथैल्पी यहां पे आपको सीखने हैं बेटा, एंड द एंथैल्पीज आर, चलो पहला आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, फिर आएगा डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, और फिर आएगा बेटा डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, राइट। फ्यूजन एंथैल्पी का मतलब क्या है बेटा? फ्यूजन एंथैल्पी का मतलब है सॉलिड टर्न्स टू लिक्विड। कितना सॉलिड लोगे? सो वी विल टेक 1 मोल और वी टेक 1 ग्राम। लेट्स सी बुक में कितना क्वांटिटी लिया है, 1 ग्राम लिया है कि 1 मोल लिया है? ओके, सो इट इज द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनिश मेल्टिंग ऑफ 1 मोल, मेल्टिंग ऑफ 1 मोल सॉलिड इन स्टैंडर्ड स्टेट। 1 मोल सॉलिड अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, राइट। तो 1 मोल सॉलिड अगर अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है और उसको अगर आपको मेल्ट करना है तो जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, तो बेटा करना क्या है, देखो बहुत सिंपल सा। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में क्या करना है आपको? 1 मोल सॉलिड लेना है, किस स्टेट में लेना है? इन स्टैंडर्ड स्टेट। इन स्टैंडर्ड स्टेट क्या करना है उसको? मेल्टेड, राइट। 1 मोल सॉलिड को स्टैंडर्ड स्टेट में लेके मेल्ट करना है। जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसे क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? इट इज पॉजिटिव, क्योंकि फ्यूजन करने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा, एंडोथर्मिक। फ्यूजन कब होगा? जब आप हीट दोगे यार, हाँ के ना? आप गर्म करोगे तो मेल्ट होगा ना, राइट। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कैसा होगा बेटा? इट इज पॉजिटिव वैल्यू। व्हाई पॉजिटिव? बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक। अंडरस्टूड? राइट। अगर आपको लिखना हो एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, अगर मुझे लिखना हो एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, तो बेटा फ्रीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूजन का उल्टा। फ्रीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूजन का उल्टा, राइट। तो फ्रीजिंग एंथैल्पी क्या हो जाएगी? फ्यूजन एंथैल्पी का साइन चेंज कर दो। क्या करेंगे? फ्यूजन एंथैल्पी के साइन को चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? फ्रीजिंग एंथैल्पी। अगर मान लो फ्यूजन एंथैल्पी है +300, तो फ्रीजिंग एंथैल्पी क्या होगी? -300, क्योंकि फ्यूजन करने के लिए 300 जूल एब्जॉर्ब किया है, तो फ्रीज होने के लिए वापस 300 जूल रिलीज करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। क्या कहेंगे इसे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, राइट। चलो अब दूसरा क्या बेटा? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। बच्चे को पता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेपराइजेशन? व्हाट यू विल टेक 1 मोल लिक्विड, राइट। और लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करेंगे? गैस में। जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसे क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। लेट्स सी, चलो इसमें डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है? आ जाओ, ये रहा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू वेपराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड, 1 मोल ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर and under the standard pressure of 1 bar is called the standard enthalpy of the vaporization, right। देखो पानी का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना है बेटा? 40.79 किलो जूल पर मोल। फ्यूजन एंथैल्पी कितना था? लेट्स फाइंड आउट। पानी रे पानी, कहाँ है फ्यूजन एंथैल्पी? दिया है आइस का, ये रहा देखो 6 किलो जूल पर मोल, राइट। तो आइस का जो फ्यूजन एंथैल्पी है आइस के लिए, राइट, वी राइट द वैल्यू हियर। Okay, for ice delta H of fusion is equal to कितना था? 6 किलो जूल पर मोल। याद रखना, 1 मार्क में कभी आ सकता है। ओके, चलो डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन। बेटा वेपराइजेशन में क्या करना है आपको? आपको लेना है 1 मोल लिक्विड। ये लिक्विड कौन से टेम्परेचर पे होना चाहिए? कांस्टेंट। कौन सा होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर? उसका बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर कौन सा होगा उसका? बॉइलिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर होगा, क्योंकि जब आप लिक्विड को गर्म करते हो ना तो पहले तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। कब तक बढ़ेगा टेम्परेचर? जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद आपका फेस चेंज होता है। सो आपको लिक्विड 1 मोल किस पे लेना है? ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट पे ही लेना है, और उस पॉइंट के ऊपर अगर आपको लिक्विड को बनाना है वेपर, तो जो हीट देनी पड़ेगी उसे क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, राइट। सो वी विल टेक 1 मोल लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा बेटा? उसका बॉइलिंग पॉइंट। एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होगा बेटा? 1 बार। स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ 1 बार,
राइट। तो एक मोल लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्टेड टू वेपर। द एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। चलो पानी का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना है? कितना था याद है? 40, लेट्स चेक, 40 पॉइंट समथिंग था। कहाँ गया? Where is it? 40.79 किलो जूल पर मोल। 40.79 किलो जूल पर मोल। बेटा इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 मोल पानी है, कितना पानी बेटा हमारे पास? 1 मोल। कितने टेम्परेचर पे? 1 बार पे। कितने प्रेशर पे? 1 बार पे। कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री पे। ऑलरेडी पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है। अगर इस पानी को हम कितना हीट देंगे? 40.79 किलो जूल। अगर इस पानी को हम हीट देंगे 40.79 किलो जूल, तो ये पानी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कन्वर्ट हो जाएगा 1 मोल वेपर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये? 1 मोल वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। समझ आई बात? तो फ्यूजन में क्या करना है बेटा? फ्यूजन में आपको लेना है 1 मोल सॉलिड उसके स्टैंडर्ड स्टेट में। 1 मोल सॉलिड अगर स्टैंडर्ड स्टेट में फ्यूज करना है तो जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में क्या लेना है? 1 मोल लिक्विड। लिक्विड किस टेम्परेचर पे होना चाहिए? उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। प्रेशर कितना होगा? स्टैंडर्ड 1 बार, राइट। और उस लिक्विड को अगर आपको वेपर में कन्वर्ट करना है तो जो एंथैल्पी आपको देनी पड़ेगी उसे क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा? इसका उल्टा, नेगेटिव। कंडेंस क्या होता है? कंडेंस मींस वेपर टर्न्स टू लिक्विड। चलो तीसरा आता है बेटा सब्लिमेशन, राइट। फ्यूजन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, तो थर्ड वन इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बेटा सब्लिमेशन में आप क्या लोगे? हम लेंगे 1 मोल सॉलिड इन स्टैंडर्ड स्टेट। 1 मोल सॉलिड ले लेंगे इन स्टैंडर्ड स्टेट, राइट। 1 मोल सॉलिड ले लिया स्टैंडर्ड स्टेट में। सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होता है? गैस में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सब्लिमेशन। ओके, सो 1 मोल सॉलिड इन स्टैंडर्ड स्टेट एंड 1 बार प्रेशर, 1 मोल सॉलिड इन स्टैंडर्ड स्टेट एट 1 बार प्रेशर। लेट्स से यहां पर टेम्परेचर मेंशन किया है, आपके डेफिनेशन में चेक करो। इट इज अ चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमाइन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर। तो यहां भी टेम्परेचर कैसा रखना है आपको? कांस्टेंट रखना है। सो वी हैव टेकन 1 मोल सॉलिड इन स्टैंडर्ड स्टेट एट 1 बार प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसमें कन्वर्ट होगा डायरेक्टली? है किसमें कन्वर्ट होगा डायरेक्टली? कन्वर्ट्स टू गैस डायरेक्टली। एक ही स्टेप में किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? गैस में। जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसे क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, राइट। ओके, चलिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। CO2। अगर आपके पास 1 मोल CO2 है, उसे क्या कहते हैं? ड्राई आइस, राइट। लेट्स से एट 298 एट द टेम्परेचर ऑफ, चलो कितना टेम्परेचर लिया है ड्राई आइस का? 195 केल्विन। ये रहा देखो एग्जांपल, कितने टेम्परेचर पे है? 195 केल्विन, जो उसका सब्लिमेशन टेम्परेचर है। कितना है सब्लिमेशन टेम्परेचर ड्राई आइस का? 195 केल्विन। कितना हीट आपको देना पड़ेगा? 25.2 किलो जूल पर मोल, राइट। तो वी हैव 1 मोल आइस, ड्राई आइस, सॉलिड CO2, राइट। कितने टेम्परेचर पे? 195 केल्विन। प्रेशर कितना लेंगे? 1 बार, राइट। इसको कितना हीट चाहिए बेटा? कितना हीट देंगे इसे हम? 25.2 किलो जूल। कितना हीट देंगे इसे हम? 25.2 किलो जूल। तो ये पूरा का पूरा सॉलिड आइस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड आइस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस CO2 में। क्या हो गया? ये सब्लिमाइन हो गया, राइट। तो यू कैन राइट हियर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ CO2 कितना है बेटा? ये 25.2 किलो जूल पर मोल। तो हमने 3 एंथैल्पी सीखे। पहला कौन सा सीखा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जहां पे सब कुछ कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। क्या करना है? सिंपली प्रोडक्ट के एंथैल्पी में से रिएक्टेंट के एंथैल्पी को उड़ा देना है।
जो बचा वो तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, राइट। सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी। फिर एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, 3 आया फेज चेंज में, कौन कौन सा आया? फ्यूजन। फ्यूजन में क्या लेना है? 1 मोल सॉलिड लेना है, राइट। 1 मोल सॉलिड को क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, राइट। फिर आया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, क्या लेंगे? 1 मोल लिक्विड। वेपराइजेशन में क्या लेंगे? 1 मोल लिक्विड, राइट। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, किस में कन्वर्ट करेंगे? वेपर में। जो एंथैल्पी है उसे क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। फिर क्या आया? सब्लिमेशन। क्या लिया सब्लिमेशन में? 1 मोल सॉलिड, अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर, किस में कन्वर्ट करेंगे? डायरेक्टली गैस में। इजी टू अंडरस्टैंड? क्लियर सारे एंथैल्पी ऑफ फेज चेंजेस। चलो इसके बाद कौन सा एंथैल्पी आ रहा है? मे बी इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथैल्पी आ रहा है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, बब्बर शेर आया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेटा, ये बहुत प्यारा सा टॉपिक है। चलो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक किसे फॉर्म करना है? किसे फॉर्म करना है? कंपाउंड को। किसे फॉर्म करेंगे हम? कंपाउंड को। किस में से फॉर्म करेंगे? डायरेक्टली एलिमेंट में से। किस में से फॉर्म करेंगे? डायरेक्टली एलिमेंट में से। ध्यान दीजिएगा। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है, इसका सिंबल है डेल्टा, एच ऑफ फॉर्मेशन का एफ, और स्टैंडर्ड है तो यहां पे 0, एफ फॉर फॉर्मेशन, राइट। 0 लगा दिया मतलब स्टैंडर्ड है। सो इट इज एंथैल्पी चेंज associated with enthalpy change associated with formation of 1 मोल कंपाउंड। कितना कंपाउंड बनाना है बेटा? कंपलसरी 1 मोल। कंपलसरी कितना कंपाउंड बनाना है बेटा आपको? 1 मोल। 1 मोल कंपाउंड बनाएंगे, बहुत गलत हुआ। 1 मोल कंपाउंड बनाएंगे बेटा, किसमें से बनाएंगे कंपाउंड? किसमें से बनाएंगे? फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। किसमें से बनाना है कंपाउंड आपको? डायरेक्टली एलिमेंट में से। किसमें से बनाना है कंपाउंड आपको? डायरेक्टली एलिमेंट में से बनाना है, डायरेक्टली एलिमेंट में से, राइट। 2 चीजें ध्यान रखनी है। 1 मोल कंपाउंड बनाएंगे डायरेक्टली, किसमें से बनाएंगे? एलिमेंट में से। अब मैं आपको टेक्स्ट बुक के अंदर इसके कुछ एग्जांपल बताता हूं, राइट। फिर हम 1-2 एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। सी, चेक इट आउट। ये पहला एग्जांपल देखो। क्या ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? तो पानी बना लिक्विड स्टेट में, ओके। कितना पानी बना? 1 मोल। चलो पहला क्राइटेरिया फिक्स हो गया। किसमें से बनना चाहिए? एलिमेंट में से। पानी में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, डायरेक्टली H2 गैस, सही है। और कौन है? O2 गैस, स्टैंडर्ड स्टेट, सही है। तो यहां पे 1 मोल कंपाउंड डायरेक्टली कहां से बना? एलिमेंट में से बना। अंडरस्टूड? तो यहां पे जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है? -285.8। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। लेट्स सी फॉर द मीथेन। फिर हम गलत एग्जांपल भी देखेंगे। पहले सही एग्जांपल देखने, फिर गलत देखने, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्या बन रहा है? मीथेन, कैपिटल है चाहिए चलना, ये कैपिटल है, ठीक है। चलो मीथेन बना। कितना मीथेन बना बेटा? 1 मोल। देखो आगे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। पहला क्राइटेरिया फिक्स। मीथेन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है गैस। चलो मीथेन में कौन से एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन। तो मीथेन डायरेक्टली किसमें से बनना चाहिए? कार्बन एंड हाइड्रोजन में से। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? ग्रेफाइट। चलो ठीक है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? H2 गैस, सही है, सही है। 1 मोल मीथेन बना है डायरेक्टली एलिमेंट में से। एंथैल्पी चेंज जो भी है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन है। चलो नेक्स्ट देखो, इथेनॉल का बात करते हैं। इथेनॉल, राइट। चलो इथेनॉल का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? लिक्विड होता है। कितना इथेनॉल बना? 1 मोल। कैन यू सी दैट? चलो पहला क्राइटेरिया फिक्स है। इथेनॉल में एलिमेंट कौन कौन से बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट।
हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट H2 गैस, ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट O2 गैस, सही है। तो ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। नाउ अंडरस्टैंड दी रॉन्ग एग्जांपल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चेक आउट दिस एग्जांपल, ये गलत है। चलो क्या बना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड है, कितना कैल्शियम कार्बोनेट बना, 1 मोल। ये क्राइटेरिया सही है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और ये बना किसमें से है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में से बना है, डायरेक्टली एलिमेंट में से बना नहीं है। किसमें से बनना चाहिए, डायरेक्टली एलिमेंट में से। ये तो किसमें से बना है, कंपाउंड में से कंपाउंड बना, ये नहीं चलेगा। एक्चुअल में यहां पे होना क्या चाहिए था, होना ऐसे चाहिए था कैल्शियम सॉलिड, कार्बन ग्रेफाइट, राइट, एंड O2 गैस 3/2। अगर ऐसा होता ना तो आ जाता, पर यहां पे ये डायरेक्टली एलिमेंट में से बना नहीं है। डू यू गेट दिस? डू यू गेट दिस? नेक्स्ट चेक आउट दिस वन। क्या बना, HBr, कितना बना, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं है, बनना 1 ही मोल चाहिए। ओके आगे चेक करते, इसके कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट H2 गैस, ब्रोमीन का स्टैंडर्ड स्टेट ब्रोमीन लिक्विड ही होता है, राइट। तो ये पार्ट सही है, बट यहां पे 2 मोल का एंथैल्पी है। तो अगर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो कितने मोल का चाहिए, 1 मोल का। तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि ये 2 मोल का है ना। बाकी सारे क्राइटेरिया सही है, बट दिस इज द वैल्यू ओनली फॉर 2 मोल, यू रिक्वायर फॉर 1 मोल। तो डिवाइड दिस विद 2, यू विल गेट द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ HBr। ये रहा, देखो आधा कर दिया इसको। ये क्या किया, बहुत गलत दिखा, ये खाली 78 होगा तो भी सेट नहीं होगा। इसको आधा करना है आपको। देखो ये रहा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, डबल देन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये एंथैल्पी कितना है, फॉर्मेशन से डबल है, क्योंकि 2 मोल बनाया है आपने। ओके, डू यू हैव एनीथिंग एल्स एग्जांपल या दिस वन? अब बेटा एक और बात समझ लो, चलो एक और बात समझ लो, अभी खत्म नहीं हुआ हमारा। आपने स्टार्टिंग में क्या देखा, आपने स्टार्टिंग में ऐसा देखा कि रिएक्शन एंथैल्पी का मतलब क्या है, रिएक्शन एंथैल्पी का मतलब है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो कौन सा एंथैल्पी लोगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो सारे फॉर्मेशन, सारे प्रोडक्ट के एंथैल्पी में से सारे रिएक्टेंट के एंथैल्पी को माइनस करना है। हमने स्टार्टिंग में ऐसा लिखा ना, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। कौन सा एंथैल्पी लेंगे प्रोडक्ट का, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, दैट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो अगर इसका मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी लिखना है बेटा, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो आई विल राइट, मुझे एक रिएक्शन दिया है, उसका मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है। व्हाट आई विल राइट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू enthalpy of formation of all the products minus enthalpy of formation of all the reactants, right। चलो प्रोडक्ट में कौन है बेटा, देखो ध्यान से, प्रोडक्ट में CO कितनी बार है, 1 बार। तो क्या लेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कितनी बार, 1 बार। और कौन है, CO2, ये भी कितनी बार है, 1 बार। तो क्या लेंगे यहां पे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितनी बार, ये भी 1 बार। उसमें से क्या माइनस करेंगे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, CaCO3 कितनी बार है, 1 बार। तो एंथैल्पी ऑफ, ये हो गया एंथैल्पी फॉर्मेशन स्टैंडर्ड किसका, CaCO3 का। ये सारे वैल्यू डाल दो, यू विल गेट द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। अंडरस्टूड? तो आपने जो स्टार्टिंग में लिखा था ना कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मींस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट के कौन सा एंथैल्पी लेने हैं, फॉर्मेशन। रिएक्टेंट के कौन सा एंथैल्पी लेने हैं, फॉर्मेशन। नहीं, कुछ भी आपको याद नहीं करना है, वैल्यू सारे वैल्यू क्वेश्चन में दिए होते हैं आपको, राइट। चलो तो हम वापस यहां पे आते हैं, विल राइट 1 or 2 एग्जांपल फॉर दिस। चलो 1-2 एग्जांपल लिखेंगे बेटा, ओके। चलो कुछ नया कंपाउंड बना के बताओ ना, लेट्स मेक ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है बेटा, C4H10, उसका स्टैंडर्ड स्टेट है गैस। किसमें से बनाऊं बेटा मैं इसको, कार्बन क्या होता है स्टैंडर्ड स्टेट, ग्रेफाइट।
और हाइड्रोजन क्या होता है स्टैंडर्ड स्टेट H2 गैस। बैलेंस कर लो इसको, ये 5 और ये 4। कितने मोल बनाना है ये 1 मोल। तो यहां जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C4H10। गॉट इट। एक और कोई एक कंपाउंड का नाम बताओ ना। ग्लूकोज नहीं, H2SO4 लेते चलो। H2SO4 क्या होता है इसका स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड। कौन कौन से एलिमेंट है इसके अंदर हाइड्रोजन क्या होता है स्टैंडर्ड स्टेट H2 गैस। और कौन है सल्फर, सल्फर का स्टैंडर्ड स्टेट होता है रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर राइट। और कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है O2 गैस, तो एक 2 मोल पे है ना। तो H2SO4 किसमें से बनाया आपने डायरेक्टली एलिमेंट में से। तो यहां जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसे क्या कहेंगे बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। डू यू गेट दिस ओके। अब एक गलत एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। गलत एग्जांपल लिखेंगे अब। लेट्स से H2SO4 आपने बनाया फ्रॉम H2O प्लस SO3। Is it standard enthalpy of formation? No. Why? This is not standard reaction of formation. Standard reaction of formation as compound is not forming. Compound is not forming from elements. कंपाउंड डायरेक्टली एलिमेंट में से बन रहा नहीं है। डू यू गेट दिस ओके। चलो अब इस रिएक्शन का अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखना है तो सो वी राइट हियर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यू कैन राइट एज यू कैन राइट हियर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या सिंबल है बेटा डेल्टा HR स्टैंडर्ड राइट इज इक्वल टू summation of right summation of enthalpy of formation of all the products minus summation of enthalpy of formation of all the reactants ओके है ना। तो सारे प्रोडक्ट के एंथैल्पी में से रिएक्टेंट के एंथैल्पी को उड़ा देंगे। चलो एक सिंपल एग्जांपल बनाते ठीक है। ब्यूटेन को ही लेते हैं। चलो ब्यूटेन का कंबशन करते हैं। चलो लेट्स कंबस्ट द ब्यूटेन C4H10 गैसियस स्टेट। कंबशन मींस O2 और विल इट गिव यू CO2 प्लस H2O लिक्विड राइट। स्टेट चेक कर लेना, सब लोग अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए है। चलो बैलेंस करो इसको बेटा। C4 है, you have to put 4 here. H10 है, you have to put 5 here. वो कितना हो जाएगा बेटा 8 और 5 13। तो यहां कितना लगेगा 13/2 है ना। 13/2 दैट इज 7.5 7.5 सॉरी 6.5 6.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा ओके। चलो इस रिएक्शन का एंथैल्पी क्या लिखेंगे तो वी राइट हियर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चलिए प्रोडक्ट में कौन है CO2 कितनी बार है 4 बार। तो 4 बार आएगा फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2 और कौन है प्रोडक्ट में वाटर कितनी बार है 5 बार। तो 5 बार आएगा फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर। यह हो गया प्रोडक्ट राइट। उसमें से क्या उतारना है आपको रिएजेंट को। कौन है रिएजेंट में C4H10 कितनी बार है 1 बार। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C4H10 और कौन है ऑक्सीजन कितनी बार है 13/2। तो 13/2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब बेटा फॉर्मेशन एंथैल्पी किसके लिए होता है कंपाउंड के लिए होता है। O2 तो क्या है एलिमेंट है। तो एलिमेंट का कोई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता नहीं है, ये क्या होगा 0। सो यू हैव टू मार्क इट हियर दैट enthalpy of formation of element is 0. Enthalpy of formation of element delta H of formation of any element it is equal to 0.
राइट। तो इक्वेशन में जो भी एलिमेंट है उसका एंथैल्पी कितना लेना है आपको, 0 लेना है। अब ये सारे वैल्यू आपको दिए होंगे, आपको वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। तो ये कौन सा एंथैल्पी सीखा हमने, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कंडीशन क्या है, 1 मोल कंपाउंड एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट में से बनना चाहिए। नेक्स्ट लेट्स सी। now this is the time pass equation, thermochemical equation, of no use. Okay, now comes most important part called Hess law. Hess law of constant heat summation. देखो बेटा, Hess law ऐसे बहुत सिंपल है और ऐसे बहुत मुश्किल भी है। स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट ऐसा कहता है कि अगर कोई रिएक्शन अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, सुनो ऐसे मजा नहीं आएगा सुनने में, देखने में मजा आएगा। लेट्स राइट हैस लॉ। परफेक्ट बेटा, इसका पूरा नाम है हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। क्या नाम है पूरा, हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट। सो इट इज कॉल्ड हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट summation. Pay attention everyone. Let's say there is some reaction. In that reaction some reagent A, देखना ध्यान से, some reagent A is converting into some product B और इस रिएक्शन का एंथैल्पी है लेट्स से डेल्टा HR, स्टैंडर्ड रिएक्शन है। दिस इज सम रिएक्शन एंड एक्चुअली दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। अज्यूम कर लो ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, ये आपको जो रिएक्शन डायरेक्ट दिख रहा है ना ए से बी, राइट, अगर आप थोड़ा अंदर उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन एक्चुअली एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है। कुछ लाइट कलर लेते हैं अच्छे वाला, ये मस्त है, चलो राइट। सो सपोज मान लो कि ये जब रिएक्शन हुआ तो पहले ए कन्वर्ट हुआ बी में, फिर बी कन्वर्ट हुआ सी में, और फिर सी फाइनली जाके क्या बना, बी कहां से आ गया वापस, चलो बी तो मैंने डायरेक्ट लिया है। तो मान लो कि ए कन्वर्ट हुआ पहले सी में, सी कन्वर्ट हुआ डी में, और तो फिर जाके डी किस में कन्वर्ट हुआ, बी में, राइट। तो ये जो आपका ओवरऑल रिएक्शन है वो एक्चुअली इतने स्टेप में हो रहा है। लेट्स से पहले स्टेप का एंथैल्पी है डेल्टा H01। लेट्स से आज भी फ्री फॉल होगा, एक फोन ऐसा लग रहा है। लेट्स से पहला एंथैल्पी है डेल्टा H1 पहले स्टेप का, दूसरे स्टेप का एंथैल्पी है डेल्टा H2, तीसरे स्टेप का एंथैल्पी है डेल्टा H3। और तो बेटा हैस लॉ ऐसा कहता है ना, हैस लॉ ऐसा कहता है कि ओवरऑल जो एंथैल्पी है ना, दैट इज द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ इंडिविजुअल स्टेप टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो ओवरऑल एंथैल्पी है, हैस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म बहुत ही सिंपल है कि ये जो ओवरऑल एंथैल्पी है डेल्टा HR इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ individual steps taking place at constant temperature। लो कितना सिंपल है हैस लॉ, है ना, राइट। सो इन दिस आवर केस your overall enthalpy of reaction is equal to enthalpy of reaction of the step number 1 plus enthalpy of reaction of step number 2 plus enthalpy of reaction of step number 3 and so on, you can write, right। तो जितने भी जंक कॉलर, ओके। सो
दिस इज व्हाट यू कैन कॉल दी हैश लॉ। स्टेटमेंट देखिए इसका। चलो बेटा, टेक्स्ट बुक क्या कहता है? स्टेटमेंट ऐसा कहता है कि इफ अ रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप्स, हमने भी वही करा था, रिएक्शन सेवरल स्टेप्स, देन इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा एच आर is the sum of the standard enthalpies of intermediate reaction into which the overall reaction may be divided at the same temperature. तो आप इसको प्यार से ऐसा लिख सकते हो कि ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ इंडिविजुअल स्टेप टेकिंग प्लेस एट सेम टेम्परेचर। तो हर एक स्टेप के एंथैल्पी को प्लस करो, आपको ओवरऑल एंथैल्पी मिल जाएगा। बट कंडीशन क्या है? सारे स्टेप सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो मैंने यहां जो कांस्टेंट लिखा है ना, मैं उसको सेम लिख देता हूं, एट सेम टेम्परेचर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो हैश लॉ का, राइट? कोई टेक्स्ट बुक का एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट आना जरूरी होता नहीं है, लॉजिकली शुड बी करेक्ट, राइट? कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है तो ओवरऑल रिएक्शन एंथैल्पी आप हर एक स्टेप के एंथैल्पी को प्लस करोगे। कंडीशन क्या है? सारे स्टेप सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए। देन ओवरऑल एंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल स्टेप टेकिंग प्लेस एट सेम टेम्परेचर। ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू sum of enthalpy of the reactions, sum of enthalpy of the individual step taking place at same temperature. Overall enthalpy of the reaction is equal to sum of enthalpy of individual steps taking place at same temperature. Got it? Got it? Yes. So this is called as law of constant heat summation. Very nice. क्या है? नहीं, मेरे पास समय ही नहीं है बेटा। सीरीज वन। तो इन्होंने भी ऐसा एक रिएक्शन बनाया, ए से बी का जो एंथैल्पी है दैट इज द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3। इसके एग्जांपल आप आगे जाके सीखोगे। एग्जांपल में भी एक दो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, और हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से हम ओवरऑल रिएक्शन के स्टेप्स को लिख सकते हैं। दैट यू विल लर्न इन द न्यूमेरिकल पार्ट। अभी हम थियरी डिस्कशन कर रहे हैं, सो हम थियरी पे ही रहेंगे, मुद्दे पे रहेंगे, भटकेंगे नहीं। चलो, ले एक और एंथैल्पी आया। एंथैल्पी चलो, कितने एंथैल्पी और बाकी है बेटा? एटमाइजेशन, बॉन्ड और लैटिस होगा इसके बाद। चलिए मुद्दे पे आते हैं, टाइम पास नहीं करना है खाली। लेट्स सी द बॉन्ड एंथैल्पी। बेटा बॉन्ड एंथैल्पी का, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन का मतलब है कि अगर आपके पास एक मोल कंपाउंड है, क्या है? एक मोल कंपाउंड। अगर उस कंपाउंड के सारे एटम को सेपरेट कर देना है, क्योंकि जब कंपाउंड बनता है तो एटम आपस में जुड़ते हैं केमिकल बॉन्ड से। अगर आपको उन सारे एटम को वापस सेपरेट कर देना है गैसियस स्टेट में, तो जो एंथैल्पी देनी पड़ेगी उस एंथैल्पी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एटमाइजेशन में क्या करना है आपको? एक मोल सब्सटेंस के सारे बॉन्ड तोड़ के एटम को सेपरेट करना है। चलो डेफिनेशन पे चलते हैं। ओके, सो डेफिनेशन ये रहा बेटा, देखो, दिस इज द डेफिनेशन। एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग वन मोल ऑफ बॉन्ड्स completely to obtain atoms in a gaseous phase. Enthalpy to break one mole of bond completely to obtain the atoms in a gaseous state. चलो लिखा हो तो मुझे क्या था डेफिनेशन एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड का? एक मिनट। चलो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ना, डेल्टा HA। enthalpy of atomization, that is delta HA। चलो बेटा, क्या था डेल्टा HA? ओके, सो इट इज
enthalpy to break, enthalpy to break how much bond? 1 mole bond, enthalpy to break 1 mole bond and to separate all the atoms in which state? Gaseous state. चलो एग्जांपल से समझते हैं बेटा. ओके, लेट्स से तुम्हारे पास 1 मोल मीथेन है. ऐसा कुछ है नहीं तुम्हारे पास, पर लेट्स से है 1 मोल मीथेन है. चलो मीथेन में से मुझे अगर सारे कार्बन एटम और सारे हाइड्रोजन एटम को अगर अलग कर देना है, मीथेन में सब में बॉन्ड बना होगा, हमने सारे बॉन्ड तोड़ के सारे कार्बन सारे हाइड्रोजन को गैसियस स्टेट में अलग कर दिया, तो जो एंथैल्पी यहां पे आपको देनी पड़ेगी ना, उसे हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन. क्या कहेंगे उसे हम? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन. हमने क्या करा? हमने यहां पे वी हैव सेपरेटेड ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन गैसियस स्टेट. मैं जब लिखता हूं ना तो मेरी मुंडी क्रॉस रहती है. आई डोंट नो व्हाई. H2 नहीं आएगा. H2 इसलिए नहीं आएगा बिकॉज वी वांट टू सेपरेट इन एटम फॉर्म, नॉट मॉलिक्यूल फॉर्म. हमें सबको एटम फॉर्म में सेपरेट करना है. H2 तो मॉलिक्यूल हो जाएगा ना, हमें सबको एटम के फॉर्म में सेपरेट करना है. राइट, पहले से ही ऐसा है. बोलो मुंडी. चलो ए बेटा, नाउ द नेक्स्ट कम्स बॉन्ड एंथैल्पी. पहला क्लियर है, एटोमाइजेशन में क्या करना है? एटोमाइजेशन में एटम बनाने हैं. कितने एटम बनाने हैं? 1 मोल. तो 1 मोल कंपाउंड लेना है, सारे बॉन्ड तोड़ देने हैं, एटम को अलग कर देना है. जो एंथैल्पी चाहिए उसे क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड. राइट, और ये वैल्यू हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव के नेगेटिव? ऑलवेज पॉजिटिव. व्हाई? बिकॉज आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज यू वांट टू ब्रेक द बॉन्ड्स. बॉन्ड तोड़ना है ना, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. चलो बॉन्ड एंथैल्पी बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी लेट अस सी. मुझे पहले इसका डेफिनेशन ढूंढने दो. ये रहा. चलो, इट इज अ चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 mole covalent bonds of a gaseous covalent compound is broken to form products in the gas phase. तो यहां पे क्या करना है आपको? बॉन्ड एंथैल्पी में आपको लेना है 1 मोल गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड, और उस गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड के सारे बॉन्ड को क्या करेंगे? हम तोड़ देंगे. We will take gaseous covalent compound और उसके सारे बॉन्ड को तोड़ेंगे, सारे एटम को अलग करेंगे. जो एंथैल्पी देंगे उसे क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड. अब बस पढ़ो एक बार डेफिनेशन. चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 mole covalent bond of a gaseous covalent compound is broken to form the products in the gaseous phase. चलो लिखा हो तो मुझे डेफिनेशन. दिस इज द बॉन्ड एंथैल्पी. मैं भूल जाता हूं. चलो बॉन्ड एंथैल्पी बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी का सिंबल है डेल्टा Hb. बॉन्ड एंथैल्पी. चलो क्या बताया आपने? आपने तो कुछ नहीं बताया. बॉन्ड एंथैल्पी इज एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज तो क्या था? एंथैल्पी चेंज to break 1 mole कोवेलेंट बॉन्ड. क्या तोड़ना है तुमको? छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है डेफिनेशन में. 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड, 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड and to form
प्रोडक्ट इन गैसियस फेस, टू फॉर्म प्रोडक्ट इन गैसियस फेस। चलो बेटा ध्यान यहाँ पे, ओके। सो कोवेलेंट बॉन्ड लेंगे और कंपाउंड कैसा लेंगे, गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड। तो बॉन्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन याद रहे, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड तोड़ने हैं। कौन से बॉन्ड तोड़ने हैं, कोवेलेंट। कितने, 1 मोल, किसके, गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड के। तो बॉन्ड एंथैल्पी में क्या करेंगे बेटा हम, कैलकुलेटर में टाइप करेंगे, कैलसी में। सो बॉन्ड एंथैल्पी में हम क्या करेंगे, विल ब्रेक द बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड, किसके, गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड के। सिंपल एग्जांपल लेते चलो, गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड ले लेते बेटा, लेट्स टेक H2। H2 क्या होता है, HH, और इसका स्टेट भी क्या होता है, गैस। बॉन्ड होता है ना बीच में, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ो और दोनों हाइड्रोजन एटम को अलग करो, राइट। कितना आएगा इसका एंथैल्पी वैल्यू, लिखा है ये रहा देखो, 435 किलो जूल पर मोल। कितना एंथैल्पी आपको देना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, तो HH का जो बॉन्ड एंथैल्पी है ना वो कितना है, 234 तो बेटा HH के बॉन्ड तोड़ने के लिए, 1 मोल हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़ने के लिए तुमको इतना एनर्जी देना पड़ेगा, 435 किलो जूल पर मोल। सिमिलरली देखो क्लोरीन में कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 1 मोल क्लोरीन के बॉन्ड तोड़ के अगर दोनों क्लोरीन को अलग करना है तो यू हैव टू गिव 242 किलो जूल पर मोल। ऑक्सीजन भी O2 होता है, उसके भी बॉन्ड तोड़ के दोनों को अलग करना है, यू हैव टू गिव 428 किलो जूल पर मोल एनर्जी। डू यू गेट दिस? व्हाट टू डू इन अ पॉलीएटॉमिक मोलेक्यूल, तो वहां पे हम ना एवरेज करेंगे। क्या करेंगे, एवरेज। तो बहुत सिंपल है। चलो अगर पॉलीएटॉमिक है बेटा, ध्यान यहां पे, अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ओए पॉलीएटॉमिक, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस, मीथेन ले लेते हैं बेटा। लेट्स टेक मीथेन। मीथेन क्या होता है, CH4, उसमें 4 बॉन्ड होते हैं, राइट। और देखो चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप पहला बॉन्ड तोड़ दोगे, आपने पहला बॉन्ड तोड़ दिया, लेट मी कॉल डेल्टा H1, मैंने पहला बॉन्ड तोड़ दिया, एक H को मैंने अलग कर दिया, बचा क्या यहाँ पे, CH गैस, और एक H को आपने अलग कर दिया। अब ऑब्वियसली ये स्पीसीज चेंज हो चुका है, अब ये मीथेन नहीं है, तो इसमें से दूसरा बॉन्ड तोड़ना है तो आपको थोड़ी अलग एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। सपोज अब आपको दूसरा बॉन्ड तोड़ना है तो आपने कितना एनर्जी दिया, डेल्टा H2, तो अब यहाँ पे एक और H अलग हो गया, यू गेट दिस। अब इसमें से एनर्जी आपको कुछ और देनी पड़ेगी वापस, तो यहाँ पे चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी। सो इन दिस केस वी डिफाइन द मेन बॉन्ड एंथैल्पी। क्या डिफाइन करेंगे बेटा, मेन बॉन्ड एंथैल्पी। सो मेन बॉन्ड एंथैल्पी और कुछ भी नहीं है, आपको सब एंथैल्पी का क्या कर देना है, एवरेज कर देना है। ये पहला एंथैल्पी, ये दूसरे बॉन्ड का, ये तीसरे बॉन्ड का, ये चौथे बॉन्ड का, सबका क्या कर दो, एवरेज। एवरेज मतलब डिवाइड बाई 4, 4 बॉन्ड है तो, राइट। तो अगर पॉली या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो सारे बॉन्ड के एंथैल्पी को क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। बहुत सारी चीजें तो इसमें ऐसे ही लिखी हुई है भर भर के। सी दिस पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, देखो इसका एंथैल्पी ऑफ मीथेन का एग्जांपल है CH4 का। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कह लो या एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड कह लो, दोनों चीजें एक ही है, राइट। एटोमाइजेशन में सब्सटेंस किसी भी स्टेट में हो सकता है, पर बॉन्ड एंथैल्पी में सब्सटेंस कैसा होगा, गैसियस कोवेलेंट। फर्क क्या है, एटोमाइजेशन में भी आपने मोल तो 1 मोल को तोड़ा था, एटम को अलग किया था, बॉन्ड में भी आप वही कर रहे हो, बट फर्क क्या है, एटोमाइजेशन के अंदर सब्सटेंस किसी भी स्टेट में हो सकता है, जबकि बॉन्ड एंथैल्पी में आपका सब्सटेंस कंपलसरी कैसा होगा, गैसियस कोवेलेंट होगा। तो फॉर गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड, बॉन्ड एंथैल्पी एंड एटोमाइजेशन एंथैल्पी आर सेम। तो देखो यहाँ पे मीथेन का एंथैल्पी कितना दिख रहा है, 1665, बट अगर आप देखोगे ना तो हर एक बॉन्ड का अलग अलग है। देखो पहले बॉन्ड को तोड़ा, कितना एंथैल्पी लगा, 427। दूसरे बॉन्ड को तोड़ा, कितना एंथैल्पी लगा, 439। तीसरे बॉन्ड को तोड़ा, कितना एंथैल्पी लगा, 4। इन सबको प्लस करो, यू विल गेट दैट वैल्यू, टोटल एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। टोटल एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन सबको प्लस करो, सारे एटम को अलग करने के लिए इतना एनर्जी आपको लग गया।
बॉन्ड एंथैल्पी कितना होगा इसका एवरेज, डिवाइड बाय क्या करेंगे 4, दिस इज द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी 416. इजी टू अंडरस्टैंड? इजी टू अंडरस्टैंड? कुछ डिफिकल्ट नहीं, यहाँ पे एकदम सिंपल है, राइट? चलो सिमिलरली और कुछ एग्जांपल दिए हैं, बट आपको इतना कुछ डिटेल में नहीं उतरना. नाउ वी विल गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी. बेटा हमने ऐसा दिखा कि रिएक्शन एंथैल्पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएजेंट. बट व्हेन द क्वेश्चन इज इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, सी व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन रिएजेंट के बॉन्ड टूटेंगे, प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे. तो रिएजेंट के बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. यस और नो? प्रोडक्ट के बॉन्ड जब बनेंगे तब अपने आप एनर्जी वापस रिलीज होगी, क्योंकि जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी देनी पड़ती है और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है. तो रिएजेंट को हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब पॉजिटिव, आगे ना? प्रोडक्ट में से एनर्जी निकलेगी, दैट मीन्स नेगेटिव. So when the question is in form of bond enthalpy, then your reaction enthalpy is enthalpy of reactant, bond enthalpy of reactant minus bond enthalpy of product. बाकी सब में क्या आता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. बट अगर क्वेश्चन बॉन्ड एंथैल्पी के फॉर्म में है, किस फॉर्म में? बॉन्ड एंथैल्पी के फॉर्म में. तो बॉन्ड एंथैल्पी के फॉर्म में आपका रिएक्शन एंथैल्पी क्या होगा? रिएजेंट एंथैल्पीज माइनस प्रोडक्ट एंथैल्पीज, राइट? क्योंकि वहां रिएजेंट में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, प्रोडक्ट में से एनर्जी. सो रिमेंबर दिस फॉर एवर दैट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ खतरनाक कलर लेते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स. तो बेटा ये अकेला ऐसा है जिसमें क्या आता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आता है. क्या आता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. कब? व्हेन द क्वेश्चन इज इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, राइट? सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड enthalpy of reactants माइनस प्रोडक्ट्स. मैंने अच्छे से हाईलाइट करके लिखा है, मुझे पता है तो भी तुम गलत करोगे, है कि नहीं? आई ट्रस्ट यू. तो बेटा हमने आगे जो एग्जाम्पल लिखा है ना, सुनो एक एग्जाम्पल लेते हैं आगे वाला. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. इसके अंदर अगर मुझे क्वेश्चन को बॉन्ड के फॉर्म में लिखना है, हाउ विल आई राइट? तो पहले तो ना मुझे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि बॉन्ड कब पता चलेगा? व्हेन यू नो द स्ट्रक्चर. सो यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ C4H10. C4H10. C4 वेट आई विल टेल यू कि बॉन्ड एंथैल्पी के फॉर्म में क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है. ये हो गया C4H10. यहां पे क्या है? O2. O2 मतलब O डबल बॉन्ड O. ऑक्सीजन में आपस में डबल बॉन्ड होता है. और कितने मोलेक्यूल है? 6.5. यस और नो? प्रोडक्ट में क्या है? CO2. CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, दोनों तरफ डबल बॉन्ड. कितने मोल है? 4. एंड H2O क्या होता है? OHH. कितने मोल है इसके? 5. ठीक है, तो मैंने पूरा इसको खोल के लिख दिया पहले तो. अब मुझे अगर रिएक्शन एंथैल्पी लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से देखना. सो आई राइट हियर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट. बॉन्ड के फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहां पे? वी राइट हियर बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स. ये मैंने फॉर्मूला यहां पे आगे है, बट आपको थियरी कंटेंट इसका पीछे आ रहा है, ध्यान रखना. तो इस एग्जांपल को आप पीछे लिखना. कहां लिखोगे आप इसको? विद बॉन्ड एंथैल्पी. कहां लिखोगे बेटा आप इसको? विद बॉन्ड एंथैल्पी. यू राइट इट. ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आगे जाके पढ़ोगे तब.
तो इसको आप बॉन्ड एंथैल्पी के साथ लिखना। चलो अब मुझे बताओ रिएजेंट के अंदर कितने कितने बॉन्ड है बोलो। तो सीसी वाले बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। सो हमारे पास सीसी वाले कितने बॉन्ड है? 3 है। 4 का है? 3 है। 1 2 3 सीसी बॉन्ड। सीएच बॉन्ड कितने? सीएच 4 8 9 10। तो हमारे पास सीएच के बॉन्ड मैं लिख कैसे रहा हूं वो देखो, ये एंथैल्पी स्टैंडर्ड कौन सा बॉन्ड? सीएच कितने हैं? 10। गॉट इट? और क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, कितना है? 6.5। क्या लिखूंगा मैं? लिखने का पैटर्न देखो, एंथैल्पी स्टैंडर्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, कितना है ये? 6.5। तो ये क्या हो गया बेटा आपका? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंस, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंस। क्वेश्चन में आपको एंथैल्पी दिए होते हैं, राइट? तो ये हो गया आपका बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब कहां जाएंगे? प्रोडक्ट में। चलो प्रोडक्ट में आ जाओ। माइनस, चल प्रोडक्ट में क्या है? सी डबल बॉन्ड दो, कितने हैं? 8। 2 इंटू 4, सी डबल बॉन्ड दो कितने हैं? 8 है। आगे ना, सो हम लिखेंगे यहां पे 8 बार बॉन्ड एंथैल्पी किसका? सी डबल बॉन्ड ओ का। चलो OH बॉन्ड कितने हैं? 2 इंटू 5 10। तो हम यहां पे लिखेंगे 10 बार किसका बॉन्ड एंथैल्पी? OH का। अब ये सारे वैल्यू यहां पे दिए होंगे, राइट? व्हाटएवर। इधर तो करना ही पड़ेगा ना। ऑक्सीजन बॉन्ड कितना है? 6.5 है कि नहीं? तो करना ही पड़ेगा ना। 6.5 मल्टीप्लाई, यहां भी तो करा है 4 इंटू 2 8। यहाँ पे कितने बॉन्ड है? यहाँ पे अंदर 2 है और ऐसे टोटल 5 मॉलिक्यूल है, तो 10 बॉन्ड। सोचो कितने बॉन्ड है, सोचो। यहाँ पे O डबल बॉन्ड O कितने बॉन्ड है? 6.5 6.5। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कितने? 2 है और ऐसे टोटल 4 मॉलिक्यूल है, तो कितना हो गया? 8 हो गया वो, राइट? तो जब भी बॉन्ड के फॉर्म में क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा आपको क्या करना है बेटा? रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड देखने हैं, उसमें से प्रोडक्ट के सारे बॉन्ड माइनस करने हैं, जो ओवरऑल बचेगा दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। And that's a special case for the bond enthalpy, right? चलो यहाँ पे हम आज का सेशन कंप्लीट करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी पे। इसके बाद कितने एंथैल्पी और बचे हुए हैं? सिंपल एंथैल्पी बचे हैं। लेटेस्ट एंथैल्पी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। Then we have bond number cycle. Okay, चलिए anyways, so we are going to stop here. पीपीटी आपको शेयर कर दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, लिख के आना है। यू हैव एग्जाम टुमारो। ओके, टाइमिंग विल बी इन्फॉर्म इन द ग्रुप। ओके, थैंक यू।